हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। बच्चों, एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत बेसिक भी है। जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो या 12th क्लास में जब आ जाते हो तो आप कंफ्यूज होते हो सेल डिवीजन से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो, है ना। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कि क्या सेल साइकिल होती है, कैसे सेल डिवाइड करती है, किस तरीके से सेल डिवीजन होता है ना। और ये चैप्टर यकीन मानो आप लोगों का एक फाउंडेशन है। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो आप समझ लो कि बायो में आप बहुत हद तक आप अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है। देखिए, सेल साइकिल एक सीरीज प्रोसेस है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें सेल अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है, लेकिन इसी बीच वो कई फेजेस से गुजरती है। लेकिन इस लाइफ को कंप्लीट करने के लिए उसे कई तरीके के सीक्वेंशियल इवेंट से गुजरना पड़ता है ना। ये सीक्वेंशियल इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई भी हो, आप सेल के अलावा आप किसी ह्यूमन की लाइफ से रिलेट करो। ह्यूमन की लाइफ साइकिल क्या होती है ना। पूरी ह्यूमन की लाइफ साइकिल को, पहले बेबी बॉर्न हुआ, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, यंग होता है, फिर यंग के बाद फिर उसकी मैरिज होती है, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद वो ओल्ड एज में जाता है और फिर उसकी एक डेथ डेथ हो जाती है एंड में जाके। तो यानी क्या हुआ, उसने अपनी लाइफ को इस तरीके से कंप्लीट किया। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होती हैं, ये सेल्स होती हैं, और इन सेल्स की भी अपनी एक साइकिल होती है। और इस साइकिल में स्टार्ट वहीं से होता है कि सेल पहले बॉर्न होगी बेटा, सेल फिर ग्रो करेगी, ग्रो करके फिर सेल डिवाइड करेगी, और फिर सेल डिवाइड होके बेटा क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो पूरी साइक्लिक इवेंट होगी इसी को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। अब बात आती है कि अगर सर ये सेल साइकिल है तो सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट आते हैं। तो देखिए, सेल को इसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में बेसिकली दो फेज होते हैं, है ना। एक फेज होता है बेटा इसका एम फेज। अगर इसको हम साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एक एम फेज होता है और एक होता है आपका इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज जो होता है ये सेल का प्रिपरेटरी फेज है। मतलब इसमें सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए बेटा क्या करेगी, तैयार करेगी खुद को, है ना। और जो एम फेज होता है ये उसका डिविजनल फेज है, यानी इसमें कोशिका को यानी सेल को डिवाइड करना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिविजनल फेज कहते हैं। यानी किसी भी सेल को अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो स्टेजेस से गुजरना पड़ता है ना। एक फेज होता है उसकी लाइफ का इंटरफेज जिसे हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, और दूसरा फेज होता है उसकी लाइफ का डिविजनल फेज जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो ह्यूमन की सेल है। ठीक है बेटा, इस ह्यूमन की सेल को डिवाइड करने में बेटा जो इसका डिवाइडिंग ड्यूरेशन है या डिवाइड करने का जो टाइम पीरियड है वो है मान लो सपोज 24 आवर्स। ठीक है, यानी एक ह्यूमन की सेल, एक सेल 24 घंटे लेती है डिवाइड करने में। डिवाइड मतलब एक सेल डिवाइड होकर अपने जैसी एक और नई डॉटर सेल बना लेती है, 24 घंटे में डिवाइड करती है। तो इन 24 घंटे के पूरे फेज में वो दो स्टेज से गुजरेगी। यानी इन 24 घंटे में एक फेज होगा आपका एम फेज और एक फेज होगा इंटरफेज। मतलब इन 24 घंटों में से कुछ टाइम वो अपना इंटरफेज में लगाएगी, यानी तैयार होगी डिवाइड करने के लिए, कुछ टाइम वो अपना एम फेज में लगाएगी। तो ये जो एम इंटरफेज होता है बेटा, इसमें लगभग सेल अपने पूरे साइकिल का 95% टाइम कंज्यूम करती है। यानी 24 घंटे में से मान लेते हैं कि लगभग 23 घंटे सेल इंटरफेज में गुजारती है अपना, केवल 1 घंटा लेती है अपना, वो 1 घंटे में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसे 1 घंटा लगता है डिवाइड करने में, लेकिन उस 1 घंटे के डिवीजन के लिए वो 23 आवर्स केवल प्रिपरेटरी फेज में गुजारती है। आप कुछ इस तरीके से समझो, जैसे मान लो आपको 3 घंटे का एक फाइनल का बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, यानी आप मार्च में जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो आप 3 घंटे का ही तो पेपर होता है एक सब्जेक्ट का, लेकिन उस 3 घंटे के पेपर के लिए आप 365 दिन तैयारी करते हो, है ना, करते हो कि नहीं। तो यानी ये जो 365 दिन 360 दिन जो आप तैयारी कर रहे हो बेटा, ये हो गया आपका इंटरफेज। और 3 घंटे का जो पेपर है इसे कहेंगे आप एम फेज, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम पास करके नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। ठीक ऐसे ही है सेल के लिए, यही एक ड्यूरेशन है। सेल अपना मैक्सिमम टाइम अपना किस में निकालती है, इंटरफेज में, बाकी एम फेज में। पीछे लौट के आते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई ये एम फेज होता है, तो ये एम फेज क्या होता है भाई, जब भी आप एम फेज की बात करोगे बेटा तो एम फेज यानी डिविजनल फेज है। और डिवीजन जो होता है ना सेल में, दो तरीके का होता है बेटा। सेल के अंदर दो तरीके के डिवीजन होते हैं, यानी सेल दो तरीके से डिवाइड करती है। एक डिवीजन होता है बेटा इसमें माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होता है, और एक होता है मियोसिस। दोनों ही एम से स्टार्ट हो रहे हैं। चाहे सेल मियोसिस फेज में यानी मियोसिस डिवीजन करे तो भी हम इसे एम फेज करेंगे, या फिर वो माइटोसिस तरीके से डिवाइड करे तो भी हम इसे एम फेज ही कहेंगे। अब बात आती है कि सर माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, तो इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लो कि जो माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन है वो होता है आपका सोमैटिक सेल्स में, है ना।
सोमैटिक सेल्स यानी आपकी बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं बाय माइटोसिस, है ना। अभी सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं वो भी बता दे रहा हूं। और मियोसिस कहां होता है? मियोसिस होता है बेटा आपकी बॉडी की जर्म सेल्स में। यानी आप कहोगे कि सर हमारी बॉडी की जो जर्म सेल्स हैं वो कौन सा डिवीजन करती हैं? मियोसिस। जर्म सेल्स मतलब, जर्म सेल्स का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। यानी वो सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, और बाकी अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। अब तुम कहोगे कि सर कौन सी सेल्स हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स और कौन सी हैं हमारी सोमैटिक सेल्स? तो इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा आपके अंदर भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस एंड ओवरीज, है ना। तो इसके अंदर आपकी जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं वहीं पर, जिससे आपका स्पर्म बनता है या एग सेल बनता है। तो वो क्या हो गई आपकी गैमीट सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गई। तो यानी आपके अंदर जो गैमीट बनेंगे बेटा, एग सेल या स्पर्म, ये किससे बनेंगे? ये मियोसिस से बनेंगे। बाकी सारी सेल्स आपके शरीर की, चाहे आपकी स्किन की सेल्स हो, आपके हाथ पैरों की सेल्स हो, गालों की, चीक्स की, आईज की, नोज की, लिप्स की, यानी सभी सेल्स आपकी बॉडी की वो कौन सा डिवीजन करेंगी? माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस दो तरीके का डिवीजन होता है एम फेज के अंदर। अच्छा एक और चीज समझ लो, माइटोसिस को हम एक और नाम देते हैं मियोसिस को। मियोसिस का एक और नाम क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है पेरेंट सेल के, वो अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। और माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो आपके अंदर, अब मैं तुमसे देखिए एक चीज बोलूं, यहां से बहुत कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। मैं कहूं ह्यूमन की पूरी बॉडी में कितनी सेल्स हैं? आपने कहा सर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं ह्यूमन की सेल में। यानी किसी भी मानव शरीर में अगर हम सेल्स की संख्या काउंट करने बैठेंगे तो कभी नहीं गिन पाएंगे। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक 37 ट्रिलियन सेल्स बताई गई हैं। भाई इतनी सेल आई कहां से? इतनी सेल कैसे बन जाती है हमारे शरीर में? तो इतनी सेल्स को बनाने के लिए हमारे शरीर में ये डिवीजन ही तो चल रहा है, सेल्स डिवाइड कर रही हैं लगातार। तो सेल्स या तो इक्वेशनल डिवीजन कर रही हैं या सेल रिडक्शनल डिवीजन कर रही हैं, यानी सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड हो रही हैं या सेल मियोसिस के जरिए डिवाइड कर रही हैं। तो इस एम फेज को पूरा एक एक करके मैं माइटोसिस को, मियोसिस को डिटेल में समझाऊंगा। और ये डिटेल में एक बार समझने के बाद आप नीट लेवल का इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, यानी हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। अभी आते हैं हम इंटरफेज पर। आपने कहा कि सर दूसरा फेज इंटरफेज है, वो क्या होता है? प्रिपरेटरी फेज। तो भैया ये तो सबसे मुख्य है, यानी प्रिपरेशन सबसे मस्ट है। नीट का पेपर 3 घंटे का होगा, लेकिन नीट की तैयारी 365 दिन चलेगी, तभी आप 3 घंटे का पेपर क्रैक कर पाओगे। यानी ये जो प्रिपरेटरी फेज है बेटा, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो आप। एक होता है इसमें G1 फेज, एक होता है बेटा इसमें S फेज, और एक होता है बेटा G2 फेज। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और इसमें एक्स्ट्रा फेज होता है, हम इसे कहते हैं G0 फेज, है ना। G0 फेज में अलग से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो जब भी सेल डिवाइड करेगी, मैं आपको एक साइकिल से समझाता हूं, क्योंकि ये सेल साइकिल की बात हो रही है ना। मान लो ये सेल साइकिल है, ठीक है। सेल को अपनी लाइफ कंप्लीट करने में ये एक साइक्लिक इवेंट से गुजरना है, और इसके मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि भैया 2 फेज होते हैं। एक फेज होता है इसमें एम फेज, है ना, और एक फेज क्या होता है इसमें? एक फेज होता है इसमें इंटरफेज। ठीक है, ये इंटरफेज, ये एम फेज हो गया। एम फेज को हम यहाँ पे इतना ही छोड़ते हैं। अब मैंने तुमसे कहा कि भैया ये यहां से यहां तक ये हो गया G1 फेज, फिर यहां से यहां तक ये हो गया आपका S फेज, और फिर ये यहां से यहां तक हो गया G2 फेज। यानी अगर किसी सेल को डिवाइड करना है, ऐसे सुनना, अगर किसी सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले उसे G1 फेज में आना पड़ता है। G1 फेज में सेल क्या करती है? G1 फेज में सेल आके अपने आप को ग्रो करेगी। लेकिन मान लो अगर किसी सेल को डिवाइड ही नहीं करना तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? तो यहीं पर एक और स्टेज होती है, यहीं पर एक फेज और होता है बेटा। इस फेज को हम कहते हैं G0 फेज, और ये G0 फेज होता है ना, इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अगर एनसीईआरटी देखोगे उठा के बेटा, तो रेस्टिंग फेज को ना क्योसेंट फेज कहा गया यहाँ पे, है ना। क्या कहा गया है? क्योसेंट फेज, क्योसेंट फेज कहते हैं। यानी ये ऐसा फेज है जिसमें सेल, ध्यान से सुनना, इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगी, मेटाबॉलिकली क्या रहेगी बेटा? एक्टिव, लेकिन डिवाइड नहीं करेगी, बट कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, बट कैन नॉट डिवाइड, यानी कहने का मतलब, अब सरल तरीके से मैं तुम्हें समझाऊं, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो जरूरत पड़ने पर ही डिवाइड करती हैं, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं करेंगी, है ना। तो जरूरत पड़ने पर डिवाइड करेंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेस्टिंग स्टेज में है।
जब आराम कर रही हैं, जब जरूरत होगी तब आ जाएंगे निकल के, है ना। तो नीट में इस पे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फेज है जिसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन डिवाइड नहीं करती, सेल साइकिल का कौन सा फेज है, तो आप बता दोगे जी नॉट फेज या क्योसेंट फेज। लेकिन जैसे ही सेल को डिवाइड करना होता है वो तुरंत किसमें एंटर कर जाती है बेटा, जीवन में। और जीवन में आके बस सेल को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेल बस अपनी ग्रोथ करती है ना, बड़ी हो जाएगी, फिर आ जाएगी एस फेज में। और एस फेज में बेटा एक ही काम होता है बस, क्या, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा और क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहेगी। फिर एंटर करेगी जी2 फेज में, और जी2 फेज में बेटा बस क्या करती है, सेल फिर से ग्रोथ करती है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बना लेती है, और देन वो एंटर कर जाती है बेटा एम फेज में। अब इस एम फेज को मैं डिटेल में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा पूरा, माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। थैंक यू।